गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग ट्वेल्थ में फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे, लाइट पढ़ रहे थे। लाइट में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने हैं। यहाँ पर कुछ और हम लोग को जानना है। देखिए, आज से कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है और 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से मैथमेटिकल टर्म वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आज हम लोग प्रूव करेंगे कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, एफ बराबर आर बाई 2 प्रूव करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग दर्पण सूत्र प्रूव करेंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जो मैथ वाला टर्म होगा, यानी उस प्रूव करने वाला होगा। तो थोड़ा सा जब आप उसको बनाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो उस पर विशेष फोकस बना करके आपको चलना होगा। नहीं तो अगर आप फोकस नहीं बनाते हैं तो पूरी संभावना है कि आप गड़बड़ा सकते। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, क्वेश्चन लिखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका क्वेश्चन है। फोकस दूरी कहने का मतलब हो गया स्मॉल एफ, यानी स्मॉल एफ बराबर r/2। अथवा करके क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध करें कि स्मॉल एफ बराबर r/2। सिद्ध करें कि स्मॉल एफ बराबर r/2। चलिए, तो अब ध्यान देते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले पिक्चर को समझते हैं, फिगर को समझेंगे। फिगर को जब आप समझिएगा तो समझिए कि आपके लिए फिजिक्स बड़ा आसान हो जाएगा। यहां से याद रखिए, हर छोटा से छोटा पॉइंट अगर आपके सब्जेक्ट में क्लियर हो रहा है तो दैट मीन्स आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। और हम लोग लाइट में किरण प्रकाशीय पढ़ रहे हैं, रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। और रे ऑप्टिक्स में हमेशा किरण आरेख इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये एक दर्पण है। यह एक कैसा दर्पण है? तो याद रखिए, एक अवतल दर्पण है। पिक्चर से भी आपको क्लियर हो रहा होगा, ये अवतल दर्पण है जिसका नाम क्या हमने रखा है? एम। और इस पर कोई किरण ए बी बिंदु पर आपतित होती है। एक किरण ए बी किस बिंदु पर आपतित हो रही है? बी बिंदु पर आपतित होती है। और ये बी बिंदु पर आपतित होने के बाद ये परावर्तित होती है। और परावर्तित होती है तो कहां से जा रही है? ये सी से होकर के जा रही है। एक बार फिर से, कोई अवतल दर्पण एम है जिसमें कोई किरण ए बी मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है। ये जो आपका रेखा है इसको मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष के समानांतर आपतित होती है। आपतित कहां हो रही है? दर्पण में बी पॉइंट पर। यहां से परावर्तित यहां होती है फोकस से। यहां से ही परावर्तित हो रही है बी एफ, आपतित, और बी एफ हो गया परावर्तित किरण। और ये जो लिया जा रहा है, ये बीच का अभिलंब आपको दर्शाया जा रहा है। तो मान लीजिए, देखिए यहां पर इस एंगल को हम लोग कहेंगे आपतन कोण, और इस एंगल को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। फिर से जोड़ लगाना है। आने वाली किरण, इसको हम लोगों ने अभिलंब माना है। क्या माना है? अभिलंब। चाहेंगे अगर इसको टूटी लकीर से भी हम लोग दर्शा सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। ये हमारा अभिलंब है और ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये जो बी एफ है इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण अभिलंब के बीच आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आर कैसा कोण बन गया? परावर्तन कोण। अब देखिए, ये सब आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं हिंदी। आपको ये सब लिखना नहीं है, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड है तो आपको डायरेक्टली हर चीज को समझना है। अब यहां से हम लोग को फोकस बनाना है कि अगर इस कोण को हम थीटा मान लेंगे,
अगर आपतन कोण थीटा होगा तो याद रखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपतन कोण थीटा है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। याद रखिए आपतन कोण बराबर क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब यहां ध्यान दीजिए ये जो थीटा हो रहा है क्योंकि ये एक त्रिभुज बन रहा है जिसके कारण क्या होता है एकांतर कोण से, देखिए ये इसके समानांतर है। पहली बात दो तीन चीज पर फोकस, ये देखिए यहाँ पर त्रिभुज भी निर्माण हो रहा है, BFC एक त्रिभुज है और ये एकांतर कोण से यहाँ थीटा तो यहाँ भी कितना थीटा। अब दो तीन चीज समझिए। पहले मान लीजिए कि आपके पास एक त्रिभुज है इस तरीके का और त्रिभुज में यहाँ भी थीटा है और पूछेगा कि बाहर वाला कोण कितना होगा। तो याद रखिए 9 में हम लोग पढ़े हैं कि बहिष कोण जो होता है सामने वाले अंतः कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी ये जो कोण होगा थीटा प्लस थीटा इन दोनों का जोड़ होगा बराबर कितना 2 थीटा। तो जरा यहाँ पर भी समझिएगा ये वो त्रिभुज है BFC, यहाँ थीटा ये भी थीटा, तो ये थीटा प्लस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 थीटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग लैंग्वेज लिखिए, पहले पिक्चर ड्रा कीजिए। पिक्चर ड्रा करने के बाद हम लोग इसके लैंग्वेज को देखेंगे और लिखेंगे। लिखिएगा लैंग्वेज बनाइएगा। माना कि कोई अवतल दर्पण, नीचे लैंग्वेज में लिखिएगा यहां से, माना कि कोई अवतल दर्पण M है, माना कि कोई अवतल दर्पण M है जिसके बिंदु B पर मुख्य अक्ष के समानांतर, जिसके बिंदु B पर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण AB आपतित होती है, कोई किरण AB आपतित होती है। इसका परावर्तित किरण BF है, इसका परावर्तित किरण BF है जो मुख्य अक्ष के बिंदु F पर मिलती है। चलिए उसके बाद लिखिएगा B को Q से मिलाया, B को Q से मिलाया। यह बिंदु Q P के अत्यंत ही नजदीक है, यह बिंदु Q P के अत्यंत ही नजदीक है। दूसरा चीज अत्यंत नजदीक का मतलब समझिए, यानी जरूरत करने पर, जरूरत अगर हमको महसूस हुआ कहीं पर आवश्यकता पड़ी तो Q के जगह पर P लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों का बीच का डिफरेंस बहुत ही क्या है, कम है, एकदम नजदीक अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि आखिर इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो याद रखिए सबसे पहले ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले की बनी होती है उसकी त्रिज्या को वक्र त्रिज्या कहते हैं। यानी PC को हम लोग R लिख सकते हैं और अगर हम लोग को PF भेटाया तो उसके जगह पर स्मॉल f लिख सकते हैं। स्मॉल f का मतलब क्या हो गया, फोकस दूरी, और ये R का मतलब क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या। तो इस तरीके से अब हम लोग इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं।
तो थोड़ा सा जोड़ लगाइएगा। यहाँ मिलाने का मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब समकोण। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं त्रिभुज बीसी क्यू में। बड़ा बड़ा थोड़ा मैं लिखता हूं, त्रिभुज बीसी क्यू में। अब जरा बीसी क्यू में समझिएगा, अभी लिखना नहीं है आपको, अभी टोटल समझने पर फोकस बनाना है। बीसी क्यू में tan थीटा चलते हैं। सबको पता है, हम लोग 10 से पढ़ रहे हैं, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर tan थीटा यानी ई वाला थीटा के चर्चा हो रहा है, यहाँ पर ये थीटा की बात हो रही है। तो ये tan थीटा से जब चलेंगे तो इसके लिए लंब कौन हो गया हमारा, बी क्यू, और आधार कौन हो गया हमारा, सी क्यू। एक बार फिर से जोड़ लगाते हैं, ई थीटा, याद रखिए लंब कौन होता है, थीटा के सामने वाली भुजा। तो ये थीटा के सामने कौन आ रहा है, बी क्यू। तो लंब हमारा कौन हो गया, बी क्यू, और आधार कौन हो गया हमारा, सी क्यू। चलिए इसके बाद अब इस साइड हम लोग आते हैं, त्रिभुज बीएफ क्यू में। त्रिभुज बीएफ क्यू में। अब जब हम बीएफ क्यू में आएंगे तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है कि बीएफ क्यू में क्या होगा हमारा। तो बीएफ क्यू में याद रखिए tan 2 थीटा, फार्मूला तो वही होगा, लंब बटा आधार। पहले समझिए, अभी लिखिएगा नहीं। tan 2 थीटा को पकड़िए, ये है आपका 2 थीटा, इसके लिए लंब कौन हो गया, बी क्यू, आधार कौन हो गया, एफ क्यू। तो लिख सकते हैं क्या, tan 2 थीटा बराबर बी क्यू बटा एफ क्यू। क्लियर। अब एक चीज याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और जब बनने वाला कोण छोटा होता है तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर थीटा, लगभग बराबर थीटा, पूरी पूरी तो नहीं, और tan 2 थीटा बराबर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, लगभग 2 थीटा। कोई दिक्कत? तो नीचे यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बनने वाला कोण अत्यंत ही अल्प होता है, इसलिए यहीं पर जोड़ेंगे, अतः tan थीटा बराबर थीटा और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा होगा। क्लियर। चलिए, तो इसलिए आप जरा सोचिए कि tan थीटा बराबर इतना, तो tan थीटा बराबर दिल है बी क्यू बटा सी क्यू, यानी गौर करना है, tan थीटा बराबर बी क्यू बटा सी क्यू। लेकिन tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, थीटा। एक बार फिर से जोड़ लगाना है, tan थीटा बराबर बी क्यू बटा सी क्यू, लेकिन tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इस tan थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, थीटा। थीटा बराबर बी क्यू बटा सी क्यू, और नीचे अब देखिए tan 2 थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा। 2 थीटा बराबर बी क्यू बटा एफ क्यू। क्लियर। चलिए, तो इतना पहले आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। पहले इसको राइट डाउन कीजिए थोड़ा सा।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा गौर करना है हम लोग को। यहां से आइएगा, थोड़ा सा फोकस बनाना है। देखिए tan 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा, अभी जस्ट हमने पढ़ा। अब यहां से यहीं पर फोकस बनाना है। tan 2 थीटा का जोड़ लगाना है यहीं पर। tan 2 थीटा का वैल्यू उठाइए, क्या है आपके पास, BQ बटा FQ। तो tan 2 थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, BQ बटा FQ बराबर 2। अब बताइए थीटा का वैल्यू कितना है, BQ बटा CQ। फिर से फोकस, tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। tan 2 थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, BQ बटा FQ। तो tan 2 थीटा के जगह पर आ गया BQ बटा FQ। अब 2 थीटा का देते हैं तो 2 का 2, और यहाँ जो थीटा है इस थीटा के जगह पर क्या आ रहा है, BQ बटा CQ। देखिए BQ से BQ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब जरा समझिए कि हम लोग के पास क्या बचता है। तो हम लोग के पास अब बचता है 1 बटा FQ बराबर 2 बटा CQ। 1 बटा FQ बराबर 2 बटा CQ। अब हम आप लोग को पहले बताए थे कि ये जो Q बिंदु है P के बहुत ही नजदीक है, यानी Q के जगह पर P को हम लोग लिख सकते हैं। तो नीचे थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा कि बिंदु Q अत्यंत ही नजदीक है P के, इसलिए देखिए अब जगह नहीं बच रहा है तो थोड़ा सा ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूं। इसलिए आप थोड़ा सा गौर करिएगा, जब Q P के बहुत नजदीक हो जाएगा तो Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P, यानी 1 बटा FP बराबर 2 बटा CP। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा PF बराबर 2 बटा PC, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, PF को क्या लिख सकते हैं, F, याद रखिए PF बराबर F पहले ही बताया गया है। तो 1 बटा F 2, याद रखिए PC को क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया R। अब तिरछे गुना करेंगे तो R गुने 1 तो R, F गुने 2 का क्या हो गया 2F। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए हमारा प्रूफ हो गया एकदम आसानी से, F बराबर R बटा 2। यही हम लोग को लाना था प्रूफ करके, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। तो देखिए ये सवाल हो सकता है पूछ देगा बोर्ड में, उसके लिए तैयार रहना है हम लोग को, और इसका कहीं कहीं आगे भी इस्तेमाल होगा, जरूरत होगा। देखिए आप लोग नोट कॉपी एकदम बढ़िया से मेंटेन रखिए, ताकि कोचिंग खुले तो हम आराम से एक बार रिवीजन कराते हुए, लिखा हुआ रहेगा तो रिवीजन कराने में समय नहीं लगेगा, निकल जाएगा आराम से। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग कुछ अलग पॉइंट्स को देखते हैं। तो लिखिए अब इसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा, छोटा सा सवाल है, आवर्धन क्या है। क्वेश्चन लिखिए, आवर्धन क्या है। आवर्धन क्या है। देखिए आवर्धन एक प्रकार का अनुपात है, यानी दो चीजें अनुपात में जब आएंगी तो उसको आवर्धन कहेंगे। वो दो चीज होगा, एक होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और दूसरी होगी वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई याद रखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई
बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को m से, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, अब वस्तु की ऊंचाई के कुछ से h से। और याद रखिए दर्पण के लिए m बराबर -v बटा u, जहां v क्या होता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दूरी, और हमारा u क्या होता है? वस्तु दूरी। तो लिखेगा परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे संकेत में स्मॉल m से, इसे संकेत में स्मॉल m से सूचित करते हैं। इसे संकेत में स्मॉल m से सूचित करते हैं। चलिए उसके नीचे पूरा ये सब लिखिए फॉर्मूला और स्टार लगाइएगा। हाँ पहले पूरा लिख लीजिए और नीचे स्टार लगा के लिखिएगा। पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद नीचे लिखिए आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह, आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि, आवर्धन का ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब, यह बतलाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। यानी याद रखिए अगर m बराबर निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया तो वास्तविक हो जाएगा, और अगर m आपको पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाता है? हमारा काल्पनिक हो जाता है। उसके नीचे एक स्टार लिखे आवर्धन का धनात्मक चिन्ह, आवर्धन का धनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। आवर्धन का धनात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। चलिए अब नीचे वाव लिखिएगा, स्टार लगा के लिखे यदि m इज ग्रेटर देन 0, यानी m बड़ा है किससे? 0 से। यदि m इज ग्रेटर देन 0 तो उस स्थिति में प्रतिबिंब, थोड़ा सा अंदाजा लगाइएगा, 0 से बड़ा होगा मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 हजार करोड़, यानी सब प्लस में होगा। अब प्लस में जब होगा तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो उस स्थिति में प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। चलिए उसके नीचे पॉइंट बना के लिखे यदि m इज लेस देन 0 हो तो मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब सब माइनस में, -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। यदि m लेस देन 0 हो तो उस स्थिति में प्रतिबिंब, उस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसके बाद देखिए हम लोग आवर्धन देख लिए, तो अब हम लोग अपवर्तनांक देखते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है।
देखिए जिस तरह से आवर्धन भी अनुपात था तो अपवर्तनांक भी अनुपात था। शून्य में प्रकाश की चाल शून्य में प्रकाश की चाल बटा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ये भी एक प्रकार का अनुपात ही है। तो चलिए अपवर्तनांक लिख के डैश लगाइए, लिखिए शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे संकेत में म्यू एम लिख दीजिएगा, म्यू एम से सूचित करते हैं। इसे संकेत में म्यू एम से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखिए, शून्य में प्रकाश की चाल को C से, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, C माने प्रकाश की चाल, M माने क्या हो गया माध्यम, यानी कि म्यू एम बराबर C बटा CM। तो यहाँ से C बराबर क्या हो गया म्यू एम गुने CM और CM बराबर क्या हो गया C बटा म्यू एम। तो तीन चीज निकला। सबसे पहले कि म्यू एम का मतलब हो गया माध्यम का अपवर्तनांक और CM का मतलब हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए इसके लिखने के बाद लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आपेक्षिक अपवर्तनांक। क्वेश्चन लिखिए आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब जरा समझते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक भी अनुपात है। अभी हम लोग क्या पढ़े कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालिए। जैसे मान लीजिए पूछा कि पानी का अपवर्तनांक क्या होगा, हवा का अपवर्तनांक क्या होगा, तो ऊपर शून्य में प्रकाश की चाल होगी। जैसे मान लीजिए पानी का पूछा, तो पानी में पानी का अपवर्तनांक यानी म्यू, अब पानी में तो क्या लिखते हैं इंग्लिश में वाटर, तो म्यू डब्ल्यू। तो शून्य में प्रकाश की चाल, तो शून्य में प्रकाश की चाल कितनी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिए गए माध्यम माने कोई चीज, पानी में प्रकाश की चाल तो 3 लाख। अब पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है 2,25,000। ये आपका निकल गया म्यू डब्ल्यू। क्लियर। इस तरह से हम लोग इसको काट करके जो होगा कैलकुलेट करके निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात, किन्हीं दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अब जरा आप समझिएगा, कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे म्यूएम है, म्यूएम का दूसरा नाम एक और होता है जिसको बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं इसको, निरपेक्ष। म्यूएम का दूसरा नाम क्या हो गया निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पहले नीचे नोट में लिखे तो
नोट में लिखे म्यूएम को निरपेक्ष अपवर्तनांक, म्यूएम को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। म्यूएम को निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। अगला लिखिएगा आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। क्वेश्चन लिखे आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है। आंसर में लिखिएगा किन्हीं दो माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब μ2, पहले माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब μ1, और इधर क्या लिखाएगा μ12। ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इसका क्या मतलब होता है। बाकी बहुत सारी स्थितियां होंगी। तो ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक इतना आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए।